हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉइल साइंस से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मृदा उर्वरता एवं उर्वरक जो पुस्तक है किसने लिखी। मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर है एन.सी. ब्रेडी, बी है ट्रिसडेल एट अल, सी एम.एन. राइट, डी है किसी भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिसडेल एट अल के द्वारा मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, पानी पौधे का मुख्य पोषक है नामक सुझाव किसने दिया था? पानी पौधे का मुख्य सूचक है सुझाव किसने दिया? ऑप्शन नंबर पीटर डे कैसेंजी, बी जे.बी. हेलमोंट, सी फ्रांसिस बेकन, डी जेथरो टुल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फ्रांसिस बेकन थे, उन्होंने सुझाव दिया कि पानी पौधे का मुख्य पोषक है। अगला प्रश्न है, पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है, ये सुझाव किसका था? रॉबर्ट गोयल, जॉन वुडवर्ड, जेबी गलेबर, जी.बी. हेलमोंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, जो जेबी हेलमोंट थे, उन्होंने कहा कि पादप जो है पोषण, पानी जो है पौधे का संपूर्ण पोषण है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, जेबी हेलमोंट। पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है, ये सुझाव दिया था जेबी हेलमोंट ने। अगला प्रश्न है कि वनस्पति का मुख्य आधार है पानी है बल्कि साल्टपीटर, यानी वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्टपीटर है, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था जेबी गलेबर ने। वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्टपीटर है, यह सुझाव किसने दिया? जेबी गलेबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, हार्स हुइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो हार्स हुइंग हस्बेंड्री उसको लिखा था जेथरो टुल ने। अगला प्रश्न है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? जो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक है या उसको लिखा ऑप्शन नंबर है सर हम्पी डेवी, बी आर्थर यंग, सी कंवर, डी रॉबर्ट वारिंगटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आर्थर यंग थे, उन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक बुक लिखी। अगला प्रश्न है, फीड प्लांट टेक्निक का जनक। फीड प्लांट टेक्निक का जनक किससे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए जेबी बोसिंगर्ट है, पुष्करनाथ, लिविंग, रामानुज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फील्ड प्लांट टेक्निक का जनक जो है जेबी बोसिंगर्ट को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लिविंग ने लाभ मिनिमम कब दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1862 ईस्वी में लिविंग ने लाभ मिनिमम दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व पौधे में परोक्ष रूप से सूखा यानी ड्राट के प्रति रेजिस्टेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटास। पौधों में जो पोटास न्यूट्रिशन है सूखा के प्रति रेजिस्टेंट क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किसकी कमी से होता है? फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस। जो है पौधे में पत्तियों के किनारे जो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, ये फास्फोरस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे में अचल यानी इमोबाइल होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है अचल पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में कुल फैमिलीज में गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम। गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम सबसे कम होता है ग्रेमनी में, फिर लेगुमिनेसी, फिर सबसे ज़्यादा क्रूसीफेरी, यानी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम जो है ग्रेमनी, फिर लेगुमिनेसी, फिर क्रूसीफेरी। अगला प्रश्न है, पौधे बोरान को मुख्यतः किस रूप में लेते हैं? जो पौधे हैं बोरान को किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें फोर राइट हो जाएगा, H3BO3। पौधे जो हैं को H3BO3 के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, जब पौधों में लौह तत्व की मात्रा कितने ppm से कम होती है तो पौधे कमी के लक्षण प्रकट करेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब पौधे में लौह तत्व की मात्रा या सांद्रता 50 ppm से कम होती है तो पौधे कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी मुख्यतः कब प्रदर्शित होती है? जब फसलों को उगाते हैं। लवणीय क्षारीय भूमि में, अम्लीय, उदासीन, चूनायुक्त क्षारीय भूमि में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब फसलों को हम चूनायुक्त क्षारीय भूमि में उगाते हैं तो लौह तत्व की कमी मुख्यतः प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रो रिडक्टेज, नाइट्राइल रिडक्टेज। तो इनमें सभी राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन से पौधे की पत्ती के किनारे कांस्य रंग के प्रकट होते हैं जब लौह तत्व की सांद्रता 300 ppm से अधिक हो जाती है?
कौन से पौधे की पत्तियों के किनारे जो है कांच से कलर के हो जाएंगे जब लोहे तत्व की सांद्रता 300 ppm से ज़्यादा होगी? चावल है, राइस। अगला प्रश्न है कपास में क्रिंकल लीफ किसके कारण होता है? लोहा विषालुता, जस्ता विषालुता, मैग्नीज विषालुता, जिंक विषालुता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास में क्रिंकल लीफ का कारण है मैग्नीज की विषालुता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है पौधे में जस्ते की कमी साधारणतः दिखाई पड़ती है जब इसकी सांद्रता कितने ppm से कम हो जाती है? 6, 5, 30, 100। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 ppm। पौधे में जस्ते की कमी साधारणतः तब दिखाई देगी जब इसकी सांद्रता 30 ppm से कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है मोलिब्डेनम में घटक है। मोलिब्डेनम किसका घटक है? यूरिएज का, नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का, या नाइट्रोजिनेज था नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो मोलिब्डेनम में घटक है वो नाइट्रोजिनेज एवं नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का घटक है। अगला प्रश्न है मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी का कंट्रोल किया जा सकता है? कैल्शियम है, कॉपर, मोलिब्डेनम या क्लोराइड। किसका स्तर बढ़ाकर हम डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल कर सकते हैं बाजरे में? तो यह क्लोराइड। क्लोराइड का हम स्तर बढ़ाकर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है क्लोराइड आयन युक्त उर्वरक किस फसल के लिए अनुकूल नहीं है? गन्ना, गेहूँ, आलू, अरहर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आलू है, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके लिए क्लोराइड आयन युक्त फर्टिलाइजर उपयुक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है धनायन विनिमय क्षमता CEC का निर्धारण करने के लिए कौन सा निष्कर्ष उपयोग आता है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक नॉर्मल अमोनियम एसीटेट का यूज होता है CEC के निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है बेस संतृप्ति जिसे बोलते हैं बेस सेचुरेशन की गणना के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है। विनिमय क्षार बटे CEC गुणे 100। विनिमय क्षार बटे CEC गुणे 100 जो है ये बेस सेचुरेशन की गणना करने का फार्मूला है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है ऋणायन विनिमय क्षमता बढ़ती है जैसे जैसे मृदा pH बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋणायन विनिमय क्षमता बढ़ती है जैसे जैसे मृदा pH घटता है। अगला प्रश्न है एक एकड़ मृदा का 6 इंच तक की गहराई तक का कितना वजन होता है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, 2 × 10⁶ LB। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व मृदा से जड़ों की ओर जड़ अवरोध समूह बहाव एवं विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है? जिंक, सल्फर, बोरान, कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक। जिंक जो पोषक तत्व है मृदा से जड़ों की ओर जड़ अवरोध समूह बहाव एवं विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है। अगला प्रश्न है कौन सा जीव सूक्ष्म वायवी मुक्त स्थिरीकृत और घासों के साथ संलग्न होते हैं? एजोक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम, फ्रैंकिया, राइजोबियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो एजोस्पाइरेलम सूक्ष्म जीव हैं ये मुक्त स्थिरीकृत और घासों के साथ संलग्न होते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो फसलोत्पादन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की अधिकतर मात्रा दलहनी फसलों के द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन से पूरी कर लेता है? भारत, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो फसलोत्पादन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की अधिकतर जो मात्रा है दलहनी फसलों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन से पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें इधर कार्बन एवं इधर CN रेशियो दिया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो गुणांक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट नहीं है। बाकी मृदा सूक्ष्म जीव का CN हो जाएगा 8:1, मृदा कार्बनिक पदार्थ का 10:1 और फार्म यार्ड मैन्योर जो है उसका 20:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रिफिकेशन के लिए उचित pH है। नाइट्रिफिकेशन के लिए जो उचित pH होता है 7.2 से लेकर 8 तक होता है, 8.5 तक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो 7 से अधिक है लगभग, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नाइट्रिफिकेशन के लिए उचित pH 8.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर के कारण नाइट्रिफिकेशन होता है। यह एक अविकल्पी स्वावित्त पोषित जीवाणु है या परपोषित जीवाणु है या उपरोक्त दोनों है या मृतजीवी पोषित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर हैं इसके कारण जो नाइट्रिफिकेशन होता है यह एक अविकल्पी स्वावित्त पोषित जीवाणु है। नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर स्वावित्त पोषित और अविकल्पी जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का अधिकतम
स्थिरीकरण होता है। नत्रजन का अधिकतम स्थिरीकरण कब होगा? 10% ऑक्सीजन पर, 20% ऑक्सीजन पर, 30%, 40%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20% नत्रजन पर जो है ऑक्सीजन पर नत्रजन का मैक्सिमम स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है अमोनिया का स्थिरीकरण किसमें होता है? अमोनिया का स्थिरीकरण किसमें होगा? वर्मिकुलाइट, इलाइट, मांटोलोराइट और केलियोनाइट, क्लोराइट और केलियोनाइट सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अमोनियम का जो स्थिरीकरण होता है फिक्सिएशन वो वर्मिकुलाइट और इलाइट में होता है। अगला प्रश्न है कौन से उर्वरक में आग और विस्फोट की जोखिम होती है? ये एक्वा अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें आग व विस्फोट का जोखिम रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है डीएपी में फास्फोरस का आंसर। डीएपी में जो एनपीके होता है 18-46-0 होता है, यानी 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, 0% पोटास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डीएपी में फास्फोरस पूछा है तो 46%, नाइट्रोजन पूछे तो 18%। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंगल जो सुपर फास्फेट होता है उसमें लगभग 16% फास्फोरस होता है और 11 से 12% के आसपास इसमें सल्फर पाया जाता है और 22 से 23% के आसपास में कैल्शियम होता है। तो ये सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक फार्मूला है ये ऑप्शन नंबर ए। CH2PO4 जो है सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है कि कैपिलरी नली में यानी केशिका नली में पानी की ऊंचाई का बढ़ना किसके सीधा समानुपाती होता है? पानी का प्रस्ताव, केशिका नली व्यास, पानी की श्यानता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो केशिका नली में पानी की ऊंचाई का बढ़ना है वो किसके सीधे समानुपाती होगा? पृष्ठ तनाव के। पानी का जो पृष्ठ तनाव हो उसके समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है पहाड़ी मृदाएं साधारणता होती हैं। पहाड़ी मृदाएं साधारणता होंगी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पहाड़ी मृदाएं हैं वो अम्लीय होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है मुख्य सतही संस्तर को किस नाम से जाना जाता है? आनुवांशिक संस्तर, पैडोजोन्स या एपिपोडोन्स, क्या बोलेंगे इसको? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मुख्य सतही संस्तर है उसको एपिपेडोन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है प्राप्य जल धारण क्षमता किसमें अधिकतम होती है? प्राप्य जल धारण क्षमता किसकी अधिक होगी? क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, लोम या सैंडी क्ले लोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो क्ले लोम होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कोलाइडल क्ले कण का आकार किससे कम होता है? कोलाइडल क्ले कण का आकार किससे कम होगा? 0.002 mm या 0.02 mm या 0.2 mm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो कोलाइडल क्ले कण होते हैं उनका आकार जो होता है 0.002 mm से कम होता है। यहाँ पर सर्वाधिक दिया हुआ 0.002 भी mm, तो इसका नज़दीकी उत्तर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो कोलाइडल क्ले कण होते हैं इनका आकार 0.002 mm से नीचे ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है कितने प्रतिशत से अधिक वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि सीमित हो जाएगी? अगर जो वायुरंध्र हैं वो 50 से 60% भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि सीमित हो जाएगी। अगला प्रश्न है मृदा रंग निर्धारण में क्रोमा संबंधित है, क्या दर्शाएगा? क्रोमा क्या दर्शाएगा? प्रबल तरंग दैर्ध्य या रंग का हल्का या गहरापन, रंग की शुद्धता और सांद्रता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मृदा रंग के निर्धारण में जो क्रोमा है वो रंग की शुद्धता और सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है पायराइट सुधारक का रासायनिक सूत्र है FeSU या MnS या FeS2। तो डी ऑप्शन राइट है। इसमें FeS2 जो है ये पायराइट सुधारक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है 50 kg K2O देने के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 83.3 kg हमें पोटाश की जरूरत होगी। अगला प्रश्न है मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? FeAl, O2 या SI। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा O2 जो है तत्व, इसकी सांद्रता जो है यह मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है सॉइल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो मृदा स्थूलता घनत्व तो उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं, सही है। मृदा कड़ाकार का निर्धारण पिग्नोमीटर से करते हैं और मृदा नमी धारण परमियोमीटर से करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है राइट नहीं है।
अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊर्जा की अधिक मतलब विशिष्ट ऊर्जा किसकी अधिक होगी, बालू की, क्ले या सिल्ट, ह्यूमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ह्यूमस है, ह्यूमस की विशिष्ट ऊर्जा अधिक होती है। अगला प्रश्न है मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना गया है, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मृदा में आयरन एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक्युमुलेशन या संग्रह प्रक्रिया को लेटराइजेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तेल खलियों में से नाइट्रोजन का अधिकतम अंश किस में होता है, किस तेल खली में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, रंडी खली, नीम खली, मूंगफली खली या नारियल की खली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो मूंगफली खली होती है उसमें 6 से 8% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। मूंगफली बोलते हैं एराकिस हाइपोजिया। अगला प्रश्न है मृदा सुघट्टता के निर्धारण हेतु क्या उपयोग आता है, सॉइल प्लास्टिसिटी के निर्धारण में हम किसका यूज करते हैं, पिकनोमीटर या व्योकस हाइड्रोमीटर, अटरबर्ग उपकरण या इर्गा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अटरबर्ग उपकरण जो होता है वो मृदा सुघट्टा के निर्धारण में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है मृदा समुच्चय यानी सॉइल एग्रीगेशन का निर्धारण किससे करते हैं, योडर उपकरण, इर्गा, कोन पेनोमीटर या अटरबर्ग उपकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मृदा समुच्चय है उसका निर्धारण योडर उपकरण से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक मात्रा मृदा के रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करती हो जो मृदा में सर्वाधिक आयवीय अवस्था में होती है। जो -250 है ये रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करती है, यह मृदा में सर्वाधिक आयवीय अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है बेकेट 1964 द्वारा वर्णित QI के संबंध के तहत उच्च PBC क्या दर्शाता है, बेकेट 1964 द्वारा वर्णित QI संबंध के तहत उच्च PBC के दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता बहुत अच्छी है ये दिखाएगा PBC के उच्च। अगला प्रश्न है जिंक सल्फेट का 200 ppm का 100 लीटर विलियन पत्तियों पर छिड़काव करने हैं तो जिंक सल्फेट की मात्रा होनी चाहिए 20 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा पादप तत्व कुल अवशोषित आयंस की संख्या का कम से कम आधी संख्या रखता है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो कुल अवशोषित आयंस की संख्या का कम से कम आधी संख्या अपने पास रखता है, उसे नाइट्रोजन बोलते हैं। ये थोड़ा डाउट वाला है, आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न है मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा है, मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा है 0.1 से 2, बी है 1 से 10, सी है 30 से 40, डी 90 से 98। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा 0.1 से 2% होती है। अगला प्रश्न है माइका की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, 0, 80, 100, 30 से 50, 150। तो माइका की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है 0 से कम ही होती है, तो इसका राइट ऑप्शन 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक कितने % होता है, 50, 22, 20, 12, 17। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पोटेशियम सल्फेट होता है लगभग उसमें 16 से 20% होता है गंधक, तो इसका नज़दीकी उत्तर 17 हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट में गंधक % 17%। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन या पदार्थ का उपयोग करते हैं, मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन या पदार्थ का उपयोग करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, गर्म पानी, अमोनियम सिस्टेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, ऑप्शन नंबर 1999 से 2000, बी है 2002 से 3, थर्ड है 3 से 4, डी है 2001 से 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो NAIS है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस योजना स्कीम वो 1999 से 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत का शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल कितना है, नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 150 मिलियन, 143 मिलियन, 180 मिलियन या 328 मिलियन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में भारत का जो शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल है वो 143 मिलियन हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2, N2O, CO2, O3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो N2 है नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
अगला प्रश्न है, कपास के लीफ कर्ल वायरस रोग को कौन फैलाता है? जो कपास का लीफ कर्ल वायरस है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद मक्खी, बी एफिड, सी लीफ हॉपर, डी जैसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कपास का लीफ कर्ल वायरस है वो सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना जो ब्राउन डॉट बॉक्स क्या दर्शाता है? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना जो ब्राउन डॉट बॉक्स क्या दर्शाएगा? ऑप्शन नंबर है अंडों के उत्पाद को, शुद्ध शाकाहारी उत्पाद को, या मांस एवं पशुजन्य उत्पाद को, या जैविक जैव उत्पाद को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट है वो जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से भागों में बोरान की कमी दर्ज की गई है? भारत के कौन से भागों में जो है बोरान की कमी दर्ज की गई है? तटीय क्षेत्रों में, भूमध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भारत के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र हैं उनमें बोरान की कमी दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का कितना % भू संसाधन है? भारत में विश्व का कितना % भू संसाधन है? 2%, 10%, 12% या 16%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में विश्व का लगभग 2% नेचुरल लैंड रिसोर्सेस है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न है, सॉइल आर्डन वर्टिसोल का संबंध है। वर्टिसोल का संबंध किससे है? लाल मृदा, काली मृदा, एलुवियल मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो वर्टिसोल मृदा उसका संबंध काली मिट्टी से। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सर्वाधिक फल उत्पादन होता है? गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो गुजरात, ऑप्शन नंबर इसमें बी है जी, 13 का इसमें डी राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्षेत्रफल फलों के अंतर्गत सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, सर्वाधिक फल प्रोडक्शन क्षेत्रफल जो है महाराष्ट्र का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण है? जेड परीक्षण, एफ परीक्षण, टी परीक्षण या स्क्वायर काई टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस ट्रांसजेनिक क्रॉप का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विश्व में किस ट्रांसजेनिक क्रॉप का जो कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सोयाबीन, चावल, मक्का, कपास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन को बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स, इसका जो ट्रांसजेनिक क्रॉप एरिया सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया? 2000 में, 2003, 2005 या 1998। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कृषि उत्पादों के लिए जो द कार्टिजना प्रोटोकॉल था वो 2005 में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रसंस्करण उत्पाद के निर्यात से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एपिडा है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश से सर्वाधिक नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का प्रवेश हुआ है? किस देश से भारत में नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का प्रवेश हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिको, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी अर्जेंटीना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से जो नींबू का सिट्रस कैंकर रोग है उसका प्रवेश हुआ है इंडिया में। अगला प्रश्न है, उटेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है? जो उटेरा कल्टीवेशन है मुख्यतः कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में उटेरा कल्टीवेशन मुख्यतः की जाती है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सिंगल सुपर फास्फेट, बी है यूरिया, सी डीएपी, डी है कैन खाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दलहनी फसलों में हम बेसल डोज के रूप में डीएपी जो होते हैं डाइमोनियम फास्फेट इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, किस मक्का में हेच एंड स्लेक पाथवे पाया जाता है? किस फसल में हेच एंड स्लेक पाथवे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, मक्का यानी जिया मेज में हेच एंड स्लेक पाथवे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि, गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि कौन सी है?
हॉट वाटर डिप, गोगो विद ओपन स्टिग्मा या फ्लोरल डिप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी जो राइट है। गोगो विद जो है गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि है। अगला प्रश्न है धान फसलों में पाई जाने वाली ग्रेन स्टार्च बनी होती है। धान फसलों में पाई जाने वाली ग्रेन स्टार्च किससे बनी होती है? माइलोपेक्टिन, अमाइलोज, एबी दोनों या गैलेक्टोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धान फसलों में पाई जाने वाली जो ग्रेन स्टार्च है वो एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज से बनी होती है। इसमें दोनों राइट हैं। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु तो मुख्यतः किस पदार्थ का हम या किस मृदा सुधारक का यूज करेंगे? चूना, प्रेसमड, पायराइट, जिप्सम। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्षारीय मृदाएं होते हैं उनके सुधार के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक व्यक्ति को नारमनी बोरलांग पुरस्कार मिला? JL नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, शरद पवार या सी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम को नारमनी बोरलांग पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है लूज स्मर्ट ऑफ जो हीट है ऑस्ट्रेलोगोन्यूडाइटिसाई से होता है। ये वायुजनित है, मृदाजनित है, बीजजनित है, जलजनित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी। जो लूज स्मर्टा वीट होता है ये सीड बॉर्न होता है, अनावृत कंडुआ बोलते हैं इसको गेहूं का। अगला प्रश्न है IVLP का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट या इंडियन विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का डी। IVLP होता है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है किस कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद का सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है? गेहूं, दूध, चावल, ज्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्क, यानी दूध का जो है कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद का GDP में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न सीमेट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट एट मेक्सिको, इसका पूरा नाम होता है कहाँ है? करनाल, अमेरिका, मेक्सिको, फिलीपींस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सीमेट है मेक्सिको में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट एट मेक्सिको, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे जो नींबू का सेटस कैंकर रोग है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, नेमाटोड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेटस कैंकर रोग ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथीमा रोग होता है? एक्जेंथीमा रोग किसकी कमी से होगा? मैग्नीज, एफी, जिंक या कॉपर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो एक्जेंथीमा रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। अगला प्रश्न है माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद यूनस, बी है एनी बोरलांग, सी है नायपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो माइक्रो क्रेडिट के लिए पुरस्कार मिला था वो मोहम्मद यूनिस को मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 का ये राइट है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के शुरू होने से लेकर जनवरी 2007 तक कितने देश से? WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2007 तक कितने देश थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभी 150 लगभग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लैक्टोज है वो मोनोसेकेराइड नहीं है। ग्लूकोज, रिबोलोल, गैलेक्टोज से भी मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, 5 का है, मोनोसेकेराइड नहीं है लैक्टोज। अगला प्रश्न है pH मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होती है? pH मान 6.7 पर किस फास्फोरस के रूप की जो उपलब्धता है सबसे ज़्यादा होगी? ऑप्शन नंबर H2PO4, BHPO4, PO3, PO4 है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो H2PO4 है, 6.7 pH मान पर इसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है सन 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी? सन 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई? ऑप्शन नंबर ए काले रेकी, बी पाश्चर, सी विल्मट और साथियों ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1928 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनके द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई। अगला प्रश्न है किस वर्ष में चावल का प्रथम जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ? चावल का प्रथम जीनोम जो मानचित्रण था वो कब पूरा हुआ? 1997, 2002, 2001, 2004। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2001 में जो चावल का प्रथम जीनोम मानचित्रण था वो पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे
किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ है? किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ है? गेहूं, चावल, चावल कपास, चावल अरेबिडोसिस, कपास व गन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चावल व अरेबिडोप्सिस का जो है जीनोम मानचित्रण पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की? भारत सरकार ने कब नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 1982, बी है 1986, सी 1993, डी 1995। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका एवं अणुजीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? CCMB कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, पूना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में जो है CCMB यानी कोशिका एवं अणुजीव विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है? जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान कितना रखते हैं? ऑप्शन नंबर है -40, बी 72, सी 82, डी -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जनन द्रव्य के संरक्षण के लिए हम द्रव नाइट्रोजन का जो अनुपात वो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस रखते हैं क्रायो टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है कि खनिज तेलों के विघटन के लिए सुपरबग का प्रयोग किया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम। सुपरबग का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम खनिज तेलों के विघटन के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, बी एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस, सी एग्रो राइजोजेंस, डी है ई कोलाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है स्यूडोमोनास जो प्यूटिडा है इसको सुपरबग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी एक क्लोनी प्रतिरक्षी के उत्पादन की हाइब्रिडोमा तकनीक कब प्रतिपादित हुई या खोज हुई? ऑप्शन नंबर ए 1928, बी 75, सी 82, डी 1993। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 यानी 1975 में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन की हाइब्रिडोमा टेक्निक की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम तैयार क्लोन यानी क्लोन्ड शिप कौन थी? डाली, लाली, डॉल्फिन, पॉली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो डॉली थी ये फर्स्ट क्लोनन शिप थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, आईसीजेब ट्रिस्टे जो इटली में है किस संगठन की संस्था है? आईसीजेब ट्रिस्टे इटली में है किस संगठन की संस्था है? IRI, ICR, यूएनओ, NBTB। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी है, यूएनओ की संस्था है आईसीजेब ट्रिस्टे। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन से फंजाई से एंटीबॉडीज का उत्पादन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है कौन से फंजाई से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया था? यीस्ट से, एल्ब्यूगो से, एस्परजिलस या पेनिसिलियम से किया था जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, वह तकनीक जिसमें एक जाति के DNA को दूसरी प्रजाति में प्रवेश कराकर पुनर्योजी DNA प्राप्त करते हैं कहलाती है? वह टेक्निक जिसमें एक जाति के DNA को दूसरी प्रजाति के DNA में प्रवेश करवाकर पुनर्योजित DNA प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रौद्योगिकी बोलेंगे या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, जिसमें क्या करते हैं एक DNA को दूसरी प्रजाति के DNA में प्रवेश करवाकर हम पुनर्योजित DNA प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी में शामिल है एक जीव के जीन का दूसरे जीव के जीन में के साथ संकरण। एक जीव के जीन का दूसरे जीव के जीन के संकरण कराते हैं जीन अभियांत्रिकी में। या फिर ऑप्शन नंबर बी है विशेष जीन को एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में प्रतिस्थापन, या है त्रिपुट जीन की मरम्मत करना। तो इसके राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। जीन अभियांत्रिकी में सभी शामिल हैं। एक जीव के जीन का दूसरे जीव के जीन में हम के साथ संकरण कराएंगे, विशेष जीन को एक जीन से निकालकर दूसरे जीन में प्रतिस्थापन करेंगे, या त्रिपुट जीन की मरम्मत करेंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्योजी DNA तकनीक का विकास किसने किया था? जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक है इसका विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पालबर्ग, BW आर्बर, सी कैरीमूलिस, डी है आनंद चक्रवर्ती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पालबर्ग थे उन्होंने पुनर्योजी DNA तकनीक का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है? कौन सी जो है जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन नंबर रिकॉम्बिनेट DNA टेक्निक से इंसुलिन उत्पादन करना,
गन्ने से सिरके का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट से बियर का निर्माण, दूध से दही का निर्माण। जो तीनों नीचे के ऑप्शन है ये जो है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के एग्जाम्पल है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए इसमें है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये जो है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस देश में स्थित है। जो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है वो किस देश में है। ऑप्शन नंबर भारत, अमेरिका, बी फ्रांस, जापान, बी सी है भारत व इटली, डी भारत व जापान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत व इटली में जो है जैव प्रौद्योगिकी इंटरनेशनल सेंटर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी भुवनेश्वर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। नई दिल्ली, इंदौर, मेरठ, पुणे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा व्यापक स्तर पर पादप जनक द्रव्य का संग्रह संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा व्यापक स्तर पर पादप जनक द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण किया जाता है। सीसीएमबी हैदराबाद, एनबीपीजीआर नई दिल्ली, एनबीपीटीबी या आईआरआई नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बी है एनबीपीजीआर। यहाँ पर जो है प्लांट जो जेनेटिक मटेरियल जनन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है वे एंजाइम जो वेक्टर व वांछित डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं कहलाएंगे। वे एंजाइम जो वाहक व वांछित को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं क्या कहलाएंगे। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर, बी पेप, सी लाइसोजाइम, डी डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर होते हैं वो वेक्टर व वांछित डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। अगला प्रश्न है पालबर्ग ने SB40 नामक वायरस के डीएनए को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। पालबर्ग ने SB40 नामक वायरस के डीएनए को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक स्थापित किया। बेसिलस, थर्मस एक्वेटिस, स्ट्रोकोकस या ई कोलाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो पालबर्ग थे उन्होंने ई कोलाई में SB40 नामक वायरस के डीएनए कण को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में प्राकृतिक रूप से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर पाए जाते हैं। किसमें प्राकृतिक रूप से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज विकर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई कोलाई, बी थर्मस एक्वेटिस, सी है बेसिलस, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो सभी हैं ई कोलाई, थर्मस एक्वेटिस, बेसिलस, इसमें सभी में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक उपकरण या अवयव है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक अवयव या उपकरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जीन बैंक या जीन पुस्तकालय, ग्राही कोशिका, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, वाहक वान एंजाइम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सभी जो हैं वो राइट हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो है जीन पुस्तकालय या जीन बैंक भी आवश्यक है, ग्राही कोशिका या सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, वाहक या एंजाइम भी आवश्यक अवयव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है सभी। अगला प्रश्न है किस एंजाइम का कार्य डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना है। किस एंजाइम का कार्य डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता है। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एंजाइम का कार्य जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देना है। कौन सा जो एंजाइम है जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है। लाइसोजाइम, लाइसोगेजेज, क्षारीय फास्फोटेज या डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो लाइसोजाइम होता है वो सेल कोशिकाल जो होती है कोशिका भित्ति को गला देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है ऐसे डीएनए अणु जो उपयुक्त परपोषी कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृति करते हैं जिनमें वांछित डीएनए खंडों को समाकलित कर सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे डीएनए अणु जो उपयुक्त परपोषी कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रकृति करते हैं और जिनमें वांछित डीएनए खंडों को समाकलित कर सकते हैं कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो वेक्टर होते हैं वो होस्ट कोशिकाओं में
स्वतंत्र प्रकृति करते हैं और वांछित डीएनए खंडों को समाकलित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है वाहक या वाहकों को चुने। प्लाज्मिड, वायरस, फेज, ये सभी जो हैं वाहक या वेक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है उत्तम वेक्टर के गुण क्या होते हैं। इनका विकलन एवं शोधन सरल होना चाहिए, इनके द्वारा रूपांतरण दक्षम सरल होना चाहिए, इनमें उपयुक्त रिपोर्टर जीन होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तम वेक्टर होते हैं उनमें ये सभी गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रपोषी है। डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रपोषी कौन है। ई कोलाई, बेसिलस, थर्मासिकोटिस, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ई कोलाई होता है डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रपोषी है। अगला प्रश्न है उच्च वर्ग के पौधों के लिए उपयुक्त वेक्टर है। उच्च वर्ग के पौधों के लिए उपयुक्त वेक्टर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड, बी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स के आरआई प्लाज्मिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। उच्च वर्ग के पौधों के लिए दोनों वेक्टर जो हैं टीआई प्लाज्मिड जो आरआई प्लाज्मिड हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस के, दोनों उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वेक्टर जिनमें विभोजी तथा प्लाज्मिड दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलेंगे। कास्मिड, फाज्मिड वाहक, प्लाज्मिड वाहक या मिक्स वाहक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वेक्टर जिनमें विभोजी तथा प्लाज्मिड दोनों के गुण होते हैं वो फाज्मिड वाहक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है डीएनए क्लोनिंग के लिए परपोषी के रूप में ई कोलाई जीवाणु का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। डीएनए क्लोनिंग के लिए परपोषी के रूप में ई कोलाई जीवाणु का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइमों का अभाव होता है, पुनर्योजन डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है, आसानी से रूपांतरित हो जाता है, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। डीएनए क्लोनिंग के लिए हम होस्ट के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज सर्वाधिक करते हैं क्योंकि इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है, यह पुनर्योजन डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करेगा, यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न है जीन लाइब्रेरी को किस अन्य नाम से जानते हैं। जीन बैंक, डीएनए लाइब्रेरी, डीएनए संग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। जीन लाइब्रेरी को इन सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए शॉटगन विधि, बी ए फ्लेम फोटोमीटर विधि, सी लागनन विधि, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की जो विधि है वो शॉटगन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है किस एंजाइम का प्रयोग करके एमआरएनए से सी डीएनए का संश्लेषण करते हैं। किस एंजाइम का प्रयोग करके एमआरएनए से सी डीएनए का संश्लेषण करेंगे। लाइगेजेज, कार्बोक्सिलेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या एंडोलेजेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सी, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसका हम यूज करके एमआरएनए से सी डीएनए का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है वांछित डीएनए का प्रकार है सी डीएनए, संश्लेषित डीएनए, जीनोमिक डीएनए या सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें सी डीएनए, जीनोमिक डीएनए या संश्लेषित डीएनए ये सभी वांछित डीएनए के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रथम चरण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रथम चरण क्या है। वांछित जीन की पहचान करना, पुनर्योजन डीएनए का पुनर्निर्माण या पुनर्योजन डीएनए का ग्राही कोशिका में स्थानांतरण या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रथम चरण है वांछित जीन की पहचान करना। अगला प्रश्न है वाहक यानी डीएनए, वेक्टर ऑफ डीएनए है कौन सा है। सी डीएनए, संश्लेषित डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो प्लाज्मिड होता है वो डीएनए का वाहक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं। डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या बोलेंगे। फ्रेगमेंट, कास्मिड, प्लाज्मिड या प्रोब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो प्रोब। डीएनए को संकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को प्रोब बोलेंगे। ECOR नामक एंजाइम का स्रोत है। ECOR नामक एंजाइम का स्रोत क्या है। पादप, जीवाणु, यीस्ट, पशु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ECOR नामक एंजाइम का स्रोत है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन क्या है। वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, प्रतिजैविक या एंजाइम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिलिन इंसुलिन है। अगला प्रश्न है जीन में हेरफेर से तात्पर्य है। जीन में हेरफेर से क्या तात्पर्य है। आनुवांशिक पदार्थ को हटाना, आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, आनुवांशिक पदार्थ को दुरुस्त करना। ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। जीन में हेरफेर करने से तात्पर्य सभी हैं। जीन आनुवांशिक पदार्थ को हटाना, आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, आनुवांशिक पदार्थ को दुरुस्त करना। अगला प्रश्न है डीएनए खंडों की पहचान निम्न में से किस प्रकार से करते हैं।
डीएनए खंडों की पहचान के निम्न में से किस प्रकार के ब्लॉटिंग के द्वारा की जाएगी? तो डीएनए खंडों की पहचान के लिए हम सावधान ब्लॉटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक रोग में रोगकारी जीन की पहचान कर उसको स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो। जीन थेरेपी के द्वारा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रोगकारी जीन है उनको ट्रांसफर करके उसके स्थान पर स्वस्थ जीन का हम प्रतिस्थापन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे? सेलेरा प्लाज्म, विजातीय प्लाज्म, काइमेरी प्लाज्म, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उसे बोलेंगे काइमेरिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे काइमेरिक प्लाज्मिड बोलते हैं। अगला प्रश्न ने 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज की थी। 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट है। आर्बर के द्वारा 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु है। वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, वेक्टर। वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु वाहक है। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडोन्स में जीन स्थानांतरण हेतु उपयुक्त प्लाज्मिड है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, टीआई प्लाज्मिड। द्विबीजपत्री में जीन स्थानांतरण हेतु हम सामान्यतः टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न देखेंगे, टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एमएच यानी मेलिक हाइड्राजाइड की क्या उपयोग दर है? टिंडा के फूलों में जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम 250 से 300 ppm मेलिक हाइड्राजाइड का छिड़काव करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड राइट हो जाएगा। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एमएच की मात्रा 250-300 ppm है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करना है तो इसमें आप यूफोर्बिएसी कुल से संबंधित है। कसावा, जो कसावा है वो यूफोर्बिएसी से संबंधित है। अम्बेलिफेरी परिवार से सेलेरी है। और जो सलाद है वो कंपोजिटी फैमिली से संबंधित है। और जो बेबी कॉर्न है ये पोएसी फैमिली से संबंधित है। बेबी कॉर्न, पोएसी, सलाद, कंपोजिटी, सेलेरी, अम्बेलिफेरी, कसावा यूफोर्बिएसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में टपक सिंचाई का आगमन हुआ। टपक सिंचाई भारत में कहाँ से आई? इजराइल से। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें कौन सा सुमेलित है? इसमें इधर दिए हुए हैं तृणनाशक, इसे फसल है। इसमें कौन सा राइट है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। गन्ना में हम वीडिसाइड के रूप में एट्राजीन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की प्रयोग दर है। फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की मात्रा का यूज करेंगे 1 से 2%। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से फलों की रानी कही जाती है। निम्नलिखित में से फलों की रानी किसे बोलते हैं? आलू, केला, एवोकाडो, मैंगोस्टीन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैंगोस्टीन। वैसे लीची को भी मैंगो की रानी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंगोस्टीन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है? खजूर, सेब, आम, करौंदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। करौंदा में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्याज की सफ़ेद किस्म है? प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, जो उदयपुर 102 है। ये प्याज की सफ़ेद वैरायटी है। अगला प्रश्न है, निम्न फलों में से किसका हम भ्रूणपोष खाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो लीची है उसमें खाया जाने वाला भाग होता है एरिल। और जो नारियल है इसमें हम भ्रूणपोष खाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोमोसिस झुलसा के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी बैंगन की। तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक उपयोग या उपभोग किस तत्व से संबंधित है? पोटास। आवश्यकता से ज़्यादा उपभोग होता है, लग्जरी कंजम्पशन बोलते हैं, पोटास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे करते हैं? टी बडिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए हम इथेरिल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, पूसा 2 मौसमी प्रजाति है। पूसा 2 मौसमी प्रजाति है करेला की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है।
अगला प्रश्न है लखनऊ 49 किस फल की वैरायटी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरूद की। इसको सरदार भी बोलते हैं। लखनऊ 49 को एक अमरूद की वैरायटी है। अगला प्रश्न है पपीते के फलों में पीत वर्ण का कारण है? पपीते के फलों में पीला वर्ण क्यों होता है? किरकाजेंथिन राइट ऑप्शन हो जाएगा। किरकाजेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है खरीफ प्याज की बेड़ की आयु रोपाई के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड राइट हो जाएगा। जब प्याज की बेड़ जो खरीफ सीजन में 5 से 7 सप्ताह की हो जाए तब ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? सोयाबीन, चना, मूंग, राजमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। जो राजमा है ऐसी लेग्यूम क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं करती है। सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे गन्ने की जलमांग 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200, 170 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। गन्ने की जो जलमांग है 120 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है जिंक की उपलब्धता बढ़ती है जब उसे फास्फोरस युक्त रसायनों के साथ डालेंगे या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जब हम जिंक को नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? दो मुख्य फसलों के बीच में अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को कैच क्रॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को प्रतिपादन करती है? तो हो जाएगा राजमा। अगला प्रश्न है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा। तो जो मूंगफली की खली होती है उसमें 7 से 8% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में किस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण होता है? राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जपोनिकम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन में जो है राइजोबियम जपोनिकम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण व स्थिरीकरण होता है। और बरसी में राइजोबियम ट्राइफोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगीकरण करता है। अगला प्रश्न है पेंडिमेथिलीन का व्यावसायिक नाम है। पेंडिमेथिलीन का व्यावसायिक नाम ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा। स्टाम्प बोलते हैं। पेंडिमेथिलीन का व्यावसायिक नाम स्टाम्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका यूज हम अंकुरण से पूर्व करते हैं शाकनाशी के रूप में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। जो फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथिलीन होता है इनको हम बुआई के अंकुरण के पूर्व यूज करते हैं शाकनाशी के रूप में। फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथिलीन अंकुरण के पूर्व यूज करेंगे। अगला प्रश्न है सूरजमुखी की संकुल प्रजाति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। जो सूर्या है वो सूरजमुखी की संकुल वैरायटी है। अगला प्रश्न है दलहनी फसल जो वातावरण के नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करती है। अरहर, मटर, चना, राजमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजमा। राजमा है ये नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करती है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। फसल और कीट दिए हुए हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जो अलसे क्रॉप होते हैं उसमें सेमी लूपुल लगता है राइट है। सरसों में माहू हो जाएगा राइट है। तिल में गाल फ्लाई हो जाएगा। लेकिन सोयाबीन में गर्डिल बीटल संबंधित नहीं है। अलसी, सेमी लूपर, सरसों माहू, तिल, गाल फ्लाई राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसको भी सुमेलित करना है। मटर की जो वैरायटी है वो अर्पणा है। अंडी की पीटी, राई अरंडी पीटी हो जाएगा। राई वरुणा। लेकिन गेहूं की वैरायटी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है। जो जिप्सम है उसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है 18.6%। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है तंबाकू में शीर्ष की बीमारी होती है। तंबाकू में शीर्ष की बीमारी होती है डिफिशियंसी या बोरान। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है सस्य संलेखन एक विधि। सस्य संलेखन को बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग। इसका मतलब होता है फसल उत्पादन हेतु पोषक आवश्यकताओं को जांचने के लिए पादप विश्लेषण। सबसे पहले जो सस्य संलेखन है वो गन्ने की फसल में किया गया था हवाई द्वीप पर। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने को
क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चना, चना में गुठा रोग लगता है, राइट है। मटर में चूर्णी फफूंद और सोयाबीन में पीला चित्त वर्ण, इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट नहीं है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है, फाइलोडी तिल में लगता है, मूंगफली में नहीं। बाकी थर्ड को छोड़कर तीनों राइट हो जाएंगे। चना गुठा, मटर चूड़ी फफूंदी, सोयाबीन पीला चित्तवर्ण। अगला प्रश्न है, भूमि की भौतिक दशा को कहते हैं। भूमि की भौतिक दशा को क्या बोलते हैं? मृदा गठन, मृदा उर्वरता, मृदा संरचना या मृदा सरस? भूमि की भौतिक दशा को मृदा सरस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा सरस मृदा वह होती है जो फर्टाइल होती है या विभिन्न पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। पोषक तत्व की कमी और सूचक पौधे। नाइट्रोजन की कमी होगी तो सूचक पौधा कौन सा है? फूलगोभी। फास्फोरस के लिए राई या सरसों है। पोटास के लिए आलू है। बोरान के लिए चुकंदर क्रॉप है। चुकंदर जो है सोडियम क्रॉप के लिए भी सूचक पौधे के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनावश्यक है परंतु लाभदायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम जो है पोषक तत्व अनावश्यक है लेकिन लाभदायक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण द्वारा अमोनिया की हानि होती है जब यूरिया मृदा सतह पर डाली जाए या मृदा क्षारीय हो या तापक्रम अधिक हो। तो इसमें सभी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। वाष्पीकरण द्वारा अमोनिया की हानि होती है जब यूरिया मृदा सतह पर डालते हैं, मृदा क्षारीय हो या तापक्रम अधिक हो। अगला प्रश्न है, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पौधों में अगर कैल्शियम की कमी के लक्षण है तो सर्वप्रथम जो इसके सिम्टम दिखाई देंगे शीर्ष की पत्तियों पर। अगला प्रश्न है, सोडियम मृदा में पाए जाने वाले लवण। जो सोडिक सॉइल होते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। सोडिक सॉइल में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श प्रकार के पौधे का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? जो आदर्श प्रकार के पौधे का विचार है सर्वप्रथम डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से कौन सा फसल के लिए आवश्यक है? कौन सा फसल के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो निकल है वो फसल के लिए आवश्यक तत्व, ये 17वां माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? जो ट्राइकोडर्मा है ये मृदा में फास्फोरस को घुलनशील बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, पर्णी छिड़काव हेतु यूरिया में बायोयूरेट की कितनी मात्रा पौधों के लिए घातक है? पर्णी छिड़काव में यूरिया में अगर बायोयूरेट की मात्रा 1.5% है तो ये पौधों के लिए घातक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, बलुई दोमट मिट्टी में सुलभ जल धारण करने की क्षमता होती है। बलुई दोमट मिट्टी में सुलभ जल धारण करने की क्षमता होती है 10%। अगला प्रश्न है, पेडोजेनेसिस अध्ययन करता है। पेडोजेनेसिस में अध्ययन करते हैं मृदा निर्माण का। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड राइट है। पेडोजेनेसिस में मृदा अध्ययन का निर्माण करते हैं। वो जो पेडोलॉजी का जनक है उनको बोलते हैं डाकू विविचेव, जो हैं वो पेडोलॉजी के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ऊसर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। आर है नाइट्रोजन रिसाव से नष्ट हो जाता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऊसर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन जो है रिसाव से नष्ट हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। आर ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें ऊसर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन रिसाव से नाइट्रोजन नष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है? जो साइटोकाइनिन होता है वो हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौधों में डीएनए निर्मित होते हैं। जो स्तरीय पौधे होते हैं उनमें डीएनए निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन से उच्च स्तरीय पौधों में डीएनए का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, गुणसूत्र के दो समूह को रखने वाले पौधों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के दो समूहों को रखने वाले पौधों को डिप्लॉइड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में संचार का सबसे बढ़िया माध्यम है चलचित्र प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, मैनेज स्थित है। मैनेज एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित इंस्टीट्यूट है जो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, जन सहभागिता सहायक है नेतृत्व विकास में, सतत प्रगति लाने में, समस्याओं का महसूस करने तथा उनका हल ढूंढने में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो जन सहभागिता है वो सहायक है नेतृत्व विकास में, सतत प्रगति में और समस्याओं को महसूस करने तथा उसके निराकरण में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंधन प्रणाली है T&V। कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंधन प्रणाली है T&V। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह का गठन एक उद्देश्य से हुआ। स्वयं सहायता समूह का गठन किस उद्देश्य से हुआ? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु। समुदाय के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करने हेतु स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है। जो ग्राम विकास परियोजनाएं होती हैं उनकी सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड राइट हो जाएगा, लाभार्थियों की सहभागिता पर। ग्राम विकास परियोजनाओं की सफलता लाभार्थियों की सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शक्ति, दुर्बलता या प्रभाव किसका यूज करेंगे? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए शक्ति, दुर्बलता, प्रभाव सभी का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संचार का आधारभूत कार्य नहीं है? सूचना देना, निर्देशन, आज्ञा, ऐसे भी संचार के कार्य हैं, लेकिन जो प्रोत्साहन है वो संचार का आधारभूत कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, चने का कटुआ जो है इंसेक्ट, वो फसल को कब नुकसान पहुंचाता है? दिन में या रात में, दोनों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। जो चने का कटुआ होता है वो रात के समय में फसल को नुकसान पहुंचाता है। गुलाबी कीट शत्रु है। गुलाबी कीट किसका शत्रु है? सरसों, चना, भिंडी, कपास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास। जो गुलाबी कीट है वो कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न, फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करते हैं। जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं वो नर शलभ को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बायो कीटनाशी नहीं है? जो बायो नीम हो जाएगा, बायोलेप हो जाएगा, डाइपेल इसको बोलते हैं। तीनों जो हैं बायो कीटनाशी, लेकिन कार्बेरिल ये बायो कीटनाशी नहीं है। अगला प्रश्न है, फसल और रोग दिए हुए हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? धान में ब्राउन लीफ स्पॉट लगता है, सरसों में भी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स लगता है और मूंगफली में भी टिक्का लगता है, लेकिन जो लाल गेरुई है गेहूं से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है ओमाइसीटीज वर्ग के कवक द्वारा नहीं होती है? सरसों का श्वेत कीट जो है ये भी ओमाइसीटीज वर्ग के कवक से होता है। बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा भी ओमाइसीटीज वर्ग के कवक से होगा। मटर का मोजरोमिलास्ता भी, लेकिन जो गेहूं का चूड़े लास्ता है ये ओमाइसीटीज वर्ग के कवक से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। अगला प्रश्न है, 1 लीटर 20%, मतलब यदि 1 लीटर 20% की इंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता होगी 0.002%। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बेमेट कीटनाशी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्डी कार्ब। एल्डी कार्ब जो है कार्बेमेट कीटनाशी है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेत्र में एक दिशा को उर्वरता ग्रेडियंट होने पर प्रयोग के लिए उपयुक्त डिजाइन है LSD। अगला प्रश्न है, फसल और रोग दिए हुए उनको सुमेलित करना है। आलू की फसल में लगता है भूरा विगलन, आम में लगता है कोयली रोग, गाजर में लगता है कृष्णांत और फूलगोभी में लगेगा काला विगलन। आलू भूरा विगलन, आम हो जाएगा कोयली रोग हो जाएगा, फूलगोभी काला विगलन, गाजर कृष्णांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।